काफी दूर रिसरेक्शन पॉइंट पर अगस्तस और बाकी सब वापस लौटते हैं। उनके शरीर अभी भी दर्द से टूटे हुए थे और उनके चेहरों पर हार साफ दिख रही थी। अगस्तस को यकीन नहीं हो रहा था, वे फिर से हार गए। उनका दुश्मन बहुत ज्यादा ताकतवर है। वे चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, उन्हें हर बार पटक दिया जाता है। वो समुराई योद्धा थककर बड़ी ईमानदारी से बोलता है कि ताकत का फर्क बहुत ज्यादा है। ऐसी लड़ाई में कोई उम्मीद नहीं है, ये मुकाबला पूरी तरह से एक तरफा है। तभी अगस्तस के दिमाग में एक ख्याल आता है। उसकी आंखें फटी रह जाती हैं। वो घबराहट में खड़ा होता है और चिल्लाकर तांगजान के बारे में पूछता है। समुराई चारों तरफ देखता है और जवाब देता है कि उसने उसे नहीं देखा। बाकी लोग अभी भी घायल और खामोश पड़े थे। तभी शिवा वॉरियर अटल अपना सिर उठाता है और बोलता है। वो कहता है कि कुछ अजीब हुआ था। उस डार्क स्पेस में खींचे जाने से ठीक पहले उसने तांगजान को देखा था। उस आदमी को खरोंच तक नहीं आई थी। लुसिफर ने तो ऐसे बर्ताव किया जैसे तांगजान वहां था ही नहीं। उसने उस पर हमला नहीं किया, उसे एक दुश्मन की तरह देखा तक नहीं। अगस्तस उलझन में पड़ जाता है और पूछता है कि वो क्या कहना चाह रहा है। अटल थोड़ा हिचकिचाता है, फिर वो बात बोलता है जो वो सोच रहा था। उसकी थ्योरी डरावनी है। उसे लगता है कि तांगजान और लोंगशिया ने पहले ही इंसानियत के साथ गद्दारी कर दी है। उसे लगता है कि वे डेमन्स के साथ मिले हुए हो सकते हैं। अगस्तस इसे मानने से इनकार कर देता है। उसकी आवाज सख्त है। वो कहता है कि तांगजान ऐसा कभी नहीं करेगा। वो हमेशा इंसानियत के लिए लड़ा है। वो अपनों के खिलाफ जाने वाला इंसान नहीं है। अटल पीछे नहीं हटता। वो अगस्तस को याद दिलाता है कि दोस्ती उन्हें अंधा नहीं कर सकती। वो कहता है कि शायद दूसरों ने भी यही गौर किया होगा। एक नाइट आगे आता है और उसकी बात से सहमत होता है। उसने भी यही देखा था। लुसिफर ने तांगजान के प्रति कोई गुस्सा नहीं दिखाया, दुश्मनी का एक इशारा तक नहीं। ये नॉर्मल नहीं है। एक और घायल योद्धा शक भरी आवाज में कहता है कि शायद तांगजान वाकई उनके खिलाफ हो गया है। इस बात पर यकीन करना मुश्किल है, लेकिन सबकी खामोशी बता रही थी कि शक बढ़ रहा है। अटल अपनी बात जारी रखता है। वो उन्हें ड्रैगन स्पिरिट सीक्रेट रेल्म के बाहर का वक्त याद दिलाता है। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन फिर अचानक तबाही मच गई। वे योद्धा जो भरोसेमंद साथी थे, अचानक एक दूसरे पर हमला करने लगे। न कोई चेतावनी, न कोई वजह। वो बिना किसी लॉजिक का पागलपन था। ताकतवर योद्धाओं को बिना पता चले एक दूसरे के खिलाफ कर देने वाला कंट्रोल किसी इंसान के बस की बात नहीं है। अटल का मानना है कि इसमें पक्का किसी डेमन का हाथ था। कोई और वजह समझ नहीं आती। इतनी गहरी और छिपी हुई ताकत किसी नॉर्मल सोर्स से नहीं आ सकती। और जब धुआं साफ हुआ तो सबसे ज्यादा फायदा किसे हुआ? सुयांग, जिसे पहले सीक्रेट रेल्म में जाने से रोका गया था, वो किसी तरह अंदर पहुंच गया। आखिर में सबसे ज्यादा फायदा सुयांग और लोंगशिया को हुआ। टाइमिंग बहुत परफेक्ट है। अगस्तस अपना सिर थोड़ा झुका लेता है। उसकी आवाज में अविश्वास है, लेकिन साथ ही एक स्वीकार भी। वो मानता है कि बिना पता चले किसी के एक्शंस को कंट्रोल करना कोई मामूली ट्रिक नहीं है। ऐसी ताकत 9 टर्न हाफ गॉड के लेवल से भी ऊपर है। ये किसी भी आम इंसान की बर्दाश्त से बाहर है। समुराई योद्धा आगे आता है और एक और पॉइंट रखता है। वो उन दो औरतों की याद दिलाता है जो आखिरी बार तांगजान के साथ देखी गई थीं, उनके वतन की माकीको असुका और ईविल फेडरेशन की वेरिया। वो सोचता है कि क्या वे भी डेमन्स के साथ मिली हुई हैं? अटल की आंखें फैल जाती हैं। वो मन ही मन खुद को कोसता है कि वो उन दो लड़कियों के बारे में बिल्कुल भूल गया था। वे लड़ाई में इतनी कमजोर थीं कि उनकी मौजूदगी बेकार लग रही थी। वो अपनी मुट्ठियां भींचता है। अब भी उसकी ईगो उसे पूरा सच मानने नहीं दे रही। वो सारा इल्जाम वापस तांगजान पर डाल देता है। वो कहता है कि तांगजान ने पक्का उन्हें पकड़ लिया होगा। अगर वो सीक्रेट रेल्म के राज अपने पास रखना चाहता है तो ये बात फिट बैठती है। समुराई योद्धा इस बारे में सोचता है और धीरे से सिर हिलाता है कि ये मुमकिन है। अपने फायदे के लिए हालात को कंट्रोल करना तांगजान के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अटल अपने मन में सोचता रहता है। उसे पूरा सच नहीं पता कि तांगजान ने क्या किया, लेकिन एक बात साफ है, तांगजान सबसे आगे है। वो बाकी सबकी तुलना में एक बार कम मरा है और यही चीज उसे ताकत में एक बड़ी बढ़त देती है। अटल का प्राइड उसे ये बर्दाश्त नहीं करने देता। वो फैसला करता है कि उसे तांगजान को नीचे गिराना ही होगा। अब सिर्फ दो ही लोग जानते हैं कि सीक्रेट रेल्म के अंदर असल में क्या हुआ था, वे दो लड़कियां। अटल एक प्लान बनाता है। अगर वो उन लड़कियों और तांगजान के बीच झगड़ा करवा दे तो शायद पासा पलट जाए। शायद वे उन राजों को अपने लिए चुरा सकें। वो खुद से वादा करता है कि शिवा की कामयाबी को फिर से रुकने नहीं देगा, चाहे इसके लिए झूठ, डर या धोखे का सहारा क्यों न लेना पड़े। शिवा वॉरियर अटल सच को और भी ज्यादा मरोड़ने लगता है। उसकी आवाज में झूठी चिंता है,
लेकिन उसका असली मकसद साफ है। वो दूसरों को कंट्रोल करना चाहता है। वो उनसे ध्यान से सोचने को कहता है। वो कहता है कि तांगजान की हरकतें बहुत अजीब और शक के घेरे में हैं। वो इस बात पर जोर देता है कि वो पक्का कुछ खतरनाक छिपा रहा है। बाकी लोग उसके पास जमा होने लगते हैं। उनके चेहरे अनिश्चित थे। उनमें से एक कहता है कि हालांकि यकीन करना मुश्किल है, पर फिर भी इसके सच होने का चांस है। अटल उस मौके का फायदा उठाकर और आगे बढ़ता है। वो कहता है कि अब बैठने और इंतजार करने का वक्त नहीं है। वो मांग करता है कि वे फौरन तांगजान को ढूंढने निकलें, पर उसका ये प्लान तुरंत धराशायी हो जाता है। उसके ठीक पीछे अचानक तांगजान प्रकट होता है। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं, ताकत और गुस्से से भरी हुई। उसके चारों तरफ एक जलता हुआ ऑरा था। उसकी मौजूदगी ने एक झटके में सबको चुप करा दिया। वो शब्दों को बर्बाद नहीं करता। उसकी मुट्ठी अटल के चेहरे पर पूरी बेरहमी से जाकर लगती है। अटल का शरीर किसी कपड़े की गुड़िया की तरह हवा में उड़ता है और एक बड़ी चट्टान से जा टकराता है। चट्टान टकराते ही चकनाचूर हो गई। उस एक पंच ने सब कुछ कह दिया था। तांगजान उसे नफरत से नीचे देखता है। उसका मैसेज साफ है। वो अटल को चेतावनी देता है कि दोबारा उसके बारे में झूठ न फैलाए, वरना अगली बार कोई रहम नहीं होगा। अटल जमीन पर पड़ा है, मुश्किल से हिल पा रहा है। उसका घमंड उस चट्टान से भी ज्यादा बुरी तरह टूट चुका था। अगस्तस आगे आता है और अपना हाथ तांगजान की तरफ उठाकर बड़ी संजीदगी से पूछता है कि उसे सफाई देनी होगी। वो जानना चाहता है कि तांगजान लुसिफर के बैरियर में क्यों नहीं फंसा और वो अभी कहाँ गायब हो गया था। तांगजान मजबूती से खड़ा रहता है। उसका चेहरा शांत है। वो कहता है कि उसे किसी को कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। अगर उन्हें वाकई शक है तो वे इस मामले को होली सिटी ले जा सकते हैं और वहां हाई प्रीस्ट से सब कुछ कंफर्म करवा सकते हैं। यही उसका जवाब है। वो शक के आगे झुकने से इनकार कर देता है। उसके पीछे से दो लोग आगे आते हैं, वेरिया और माकिको। दोनों थकी हुई पर दृढ़ दिख रही थीं। वेरिया पहले बोलती है। वो समझाती है कि तांगजान उनके साथ लोंगशिया के बॉर्डर तक भागते हुए गया था। उसके काम बहुत तेज और किसी खास मकसद से भरे थे। वो वापस आने से पहले बस एक पल के लिए रुका था। माकिको सिर हिलाकर आगे जोड़ती है कि उस वक्त तांगजान बहुत अजीब लग रहा था। उसके हाव भाव और हरकतें ऐसी थीं जैसे वो किसी के कंट्रोल में हो, जैसे किसी चीज ने थोड़ी देर के लिए उस पर कब्जा कर लिया हो। उनकी बातें भीड़ पर भारी पत्थरों की तरह गिरती हैं। सच सामने आने लगता है कि तांगजान विलन नहीं है। अटल का प्लान दरकने लगता है। असली कहानी किसी के भी अंदाजे से कहीं ज्यादा गहरी है। अगस्तस एक पल के लिए खामोश खड़ा रहता है। उसके विचार अब शांत होने लगते हैं। अगर तांगजान वाकई होली सिटी जाने की हिम्मत दिखा रहा है तो उसकी बेगुनाही की संभावना ज्यादा है। हर कोई जानता है कि हाई प्रीस्ट झूठ पकड़ सकते हैं। उस पवित्र शक्ति के सामने कोई भी, यहां तक कि हाफ गॉड भी झूठ नहीं छिपा सकता। समुराई योद्धा चुपचाप सोचता है। उसके मन में एक अलग ख्याल आता है। वो सोचता है कि क्या असली दुश्मन तांगजान नहीं बल्कि कोई और है। शायद लोंगशिया का वो नौजवान ही एबिसल डेमंस से जुड़ा हुआ है। अगस्तस के दिमाग में भी यही बात चल रही थी, पर यह बहुत अजीब लगती है। सुयांग ने अभी अभी अपना चौथा क्लास एडवांसमेंट पूरा किया है। उसका कोई बड़ा रुतबा या टाइटल नहीं है, न ही ऐसी कोई ताकत जो उसे इतना बड़ा कुछ करने दे। ये आइडिया थोड़ा बेतुका लगता है, फिर भी शक एक खतरनाक चीज है। अगस्तस एक फैसला लेता है। उसकी आवाज शांत पर साफ है। चूंकि तांगजान हाई प्रीस्ट के जजमेंट का सामना करने को तैयार है, इसलिए उन्हें होली सिटी जाना ही होगा। वहां सच कंफर्म हो जाएगा। साथ ही वे एल्फ किंगडम से जुड़े मामलों को भी सुलझा लेंगे। बाकी सब बिना बहस किए मान जाते हैं। ग्रुप का तनाव थोड़ा कम होने लगता है और वे सब मिलकर होली सिटी की तरफ बढ़ने लगते हैं। सबसे पीछे जमीन पर अटल अभी भी घायल और टूटा हुआ पड़ा है। उसका शरीर दर्द कर रहा था, पर उसका घमंड उससे भी ज्यादा जल रहा था। उसकी आंखें गुस्से से भरी थीं। वो अपनी मुट्ठी जोर से भींचता है। उसका दिल बदले के जहर से भर चुका है। वो मन ही मन कसम खाता है कि तांगजान को इस शर्मिंदगी की कीमत चुकानी होगी। अब उसे सच की परवाह नहीं है। उसका मकसद सिर्फ तांगजान को गिरते हुए देखना है। बाद में सब लोग होली सिटी के बीचों बीच होली टेम्पल पहुंचते हैं। वो मंदिर बहुत ऊंचा और रोशनी से भरा हुआ है। अंदर हाई प्रीस्टेस रोशनी की महान मूर्ति के सामने खड़ी हैं। उनका व्यक्तित्व बहुत ही शांत और पवित्र है। वो एक स्थिर लहजे में सबको संबोधित करती हैं। वो पूछती हैं कि क्या उनमें से किसी ने कभी एबिसल डेमंस के साथ काम किया है, या क्या उन्हें कभी उनकी जानकारी के बिना कंट्रोल किया गया था। सब एक साथ मजबूत आवाज में जवाब देते हैं। तभी हर व्यक्ति के सिर के ऊपर एक सुनहरी रोशनी चमकने लगती है। तांगजान उनके बीच उसी शांत चेहरे के साथ खड़ा रहता है। उसका कॉन्फिडेंस अब जाकर सबको समझ में आता है।
उसे पता था कि वो बेगुनाह है और टेम्पल ये बात साबित कर देगा। उसके सिर के ऊपर चमकती हुई वो गोल्डन लाइट उसे सही साबित कर देती है। जिन लोगों ने उस पर शक किया था अब वो बेवकूफ लग रहे थे। अब हाई प्रीस्टेस वेरिया और माकिको की तरफ मुड़ती हैं। उनकी आंखें तो नरम थीं पर शब्दों में वजन था। वो पूछती हैं कि क्या ड्रैगन स्पिरिट सीक्रेट रेल्म के अंदर की घटनाओं के बारे में उनका पिछला बयान पूरी तरह सच था। ये सवाल सब कुछ साफ करने के लिए था। वेरिया और माकिको चुप रहती हैं, अपनी जगह पर जमी हुई। वो हिचकिचाती हैं और तभी उनके सिर के ऊपर की गोल्डन लाइट धीरे धीरे कम होने लगती है। सब इसे नोटिस कर लेते हैं। वो रोशनी जो पहले तेज चमक रही थी अब टिमटिमाकर फीकी पड़ने लगी। वो पवित्र चमक तभी फीकी पड़ती है जब दिल में कुछ छिपाया जा रहा हो। वेरिया के अंदर घबराहट बढ़ने लगती है। उसने कभी नहीं सोचा था कि हाई प्रीस्टेस के पास ऐसी कोई खतरनाक स्किल होगी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। उसे पता है कि चाहे वो बोले या ना बोले सच तो बाहर आ ही रहा है। माकिको अपनी नजरें झुकाए रखती है। उसका ख्याल सु यांग की तरफ जाता है। वो उसे धोखा नहीं देना चाहती, वो उसे प्रोटेक्ट करना चाहती है। पर हाई प्रीस्टेस की ताकत बहुत ज्यादा है। जैसे ही वे हिचकिचाते हैं खुद टेम्पल उनके खिलाफ होने लगता है। हॉल में मौजूद बाकी लोग रिएक्ट करने लगते हैं। उंगलियां उठती हैं और उन दो लड़कियों की तरफ इशारा करती हैं। माहौल एकदम तीखा और इल्जामों से भर जाता है। अगस्तस गुस्से में अपनी आवाज उठाता है। उसका भरोसा चकनाचूर हो चुका है। उसके बाद एक समुराई वॉरियर चिल्लाता है। उसका लहजा गुस्से और धमकी से भरा था। उसे अब कोई बहाना नहीं सुनना था। माकिको खामोश खड़ी रहती है, उसके होंठ कसकर बंद हैं। वेरिया अपनी मुट्ठियां भींच लेती है। उनके आसपास की भीड़ अब एक जजमेंट की दीवार बन चुकी है। तांगजान इस पूरे सीन को देख रहा है। उसके विचार भारी होने लगते हैं। वो सोचने लगता है कि क्या इसका कनेक्शन सच में सु यांग से जुड़ता है। उसे वो सारी इंफॉर्मेशन याद आती है जो उसने पहले इकट्ठा की थी। हर रिपोर्ट, हर सोर्स, हर ओपिनियन ने सु यांग को एक ही जैसा बताया था, टैलेंटेड, दयालु, मजबूत और वफादार। उसे कभी भी क्रूर या बुरा नहीं बताया गया। तांगजान ने उसमें करप्शन या लालच का कोई साइन नहीं देखा था। वो खुद को याद दिलाता है कि भले ही सु यांग के एबिस से कोई संबंध हो पर उसने कभी तांगजान या उन दो लड़कियों को नुकसान नहीं पहुंचाया। ये बात मायने रखती है। पर अगर आखिरी सच ये निकलता है कि सु यांग एबिस से जुड़ा है तो आगे का रास्ता मुश्किल हो जाएगा। तांगजान सोचता है कि क्या करना चाहिए। क्या उसे सु यांग से लड़ना चाहिए? क्या डैमेज फैलने से पहले उसे खत्म कर देना चाहिए या अभी भी भरोसे की कोई गुंजाइश बची है? हाई प्रीस्टेस बड़े ही शांत भाव से बोलती हैं। उनकी आवाज उस शोर को चीर देती है। झूठ पकड़े जा चुके हैं। अब कुछ भी छिपाने का कोई फायदा नहीं है। सच को और रोके रखना ऐसे परिणाम ला सकता है जो कोई नहीं चाहता। अगर वो दोनों लड़कियां सबके सामने नहीं बोलना चाहती तो वो उन्हें एक चॉइस देती हैं। वे उनके साथ कन्फेशन रूम में चल सकती हैं। वहां वे प्राइवेसी में सब बता सकती हैं। वो वादा करती हैं कि आखिरी फैसला वो खुद लेंगी। वेरिया माकिको के पास झुकती है और फुसफुसाती है। वो सोचती है कि शायद, बस शायद कोई तरीका है जिससे वो सच जो उन्होंने अपने अंदर दबा रखा है वो हाई प्रीस्टेस की रोशनी में साफ साफ देखा जा सके। अगर ऐसा है तो शायद कोई ऐसी बात बाहर आ सकती है जो कब से दबी हुई थी। माकिको सिर हिलाती है। वो भी यही सोच रही थी। ये बोझ अब बहुत भारी हो चुका है। वे अब और नहीं छिप सकते। वेरिया अपना सिर उठाती है और हाई प्रीस्टेस से कन्फेशन रूम जाने की परमिशन मांगती है। वो सब कुछ सच बताने का वादा करती है। हाई प्रीस्टेस मान जाती हैं और उन्हें ले जाने के लिए मुड़ती हैं। भीड़ खामोशी से देख रही होती है। कन्फेशन रूम में कदम रखने से पहले वेरिया और माकिको दोनों अपना सिर घुमाती हैं। उनकी नजरें सीधा शिवा वॉरियर अटल पर जाकर लॉक हो जाती हैं। वो लुक एकदम ठंडा था। उनकी घूरने में कोई डर नहीं था, बल्कि वो एक साइलेंट वार्निंग थी। 10 मिनट बीत जाते हैं और होली टेम्पल के अंदर की भारी खामोशी आखिरकार टूटती है। कन्फेशन रूम का दरवाजा खुलता है। हाई प्रीस्टेस एक सख्त चेहरे के साथ बाहर निकलती हैं। उनके पीछे वेरिया और माकिको सधे हुए कदमों से चल रही थीं। उनके चेहरों पर अब कोई डर नहीं था। जो कहना जरूरी था वो उन्होंने कह दिया था। हाई प्रीस्टेस अपना स्टाफ उठाती हैं और उसे सीधा शिवा वॉरियर अटल की तरफ पॉइंट करती हैं। उनकी आवाज बिजली की तरह टेम्पल में गूंजती है। वो अटल से एक साफ जवाब मांगती हैं। क्या तुमने कभी अपने नेशन के शैडो एजेंट विजानु के साथ मिलकर काम किया था और उसे ड्रैगन स्पिरिट सीक्रेट रेल्म के अंदर सभी पार्टिसिपेंट्स को खत्म करने का ऑर्डर दिया था? सवाल सीधा है, हाँ या ना। अटल का चेहरा शौक से बिगड़ जाता है। उसके होंठ कांपने लगते हैं। वो एक सीधा जवाब नहीं दे पाता। उसके दिमाग में खलबली मच जाती है। उसने कभी इसकी उम्मीद नहीं की थी। वो सोचता है कि हाई प्रीस्टेस को ये कैसे पता चला।
उसकी काली नजरें वीरिया और माकिको की तरफ घूमती हैं। उसके दिमाग में यही चल रहा है कि पक्का इन्हीं दोनों ने सब बर्बाद किया होगा, पर फिर वो इस ख्याल को झटक देता है। ये नहीं हो सकता, विजानू तो कभी पकड़ा ही नहीं गया था। उसे यकीन था कि उसने अपने सारे सबूत मिटा दिए थे। हाई प्रीस्टेस बोलना जारी रखती हैं। वो बताती हैं कि माकिको और वेरिया दोनों ने अपनी पूरी गवाही दे दी है। उनके मुताबिक वो सुयांग था जिसे सीक्रेट रेल्म के अंदर विजानू की साजिश का पता चला था। सुयांग ने सच को उजागर किया और विजानू को खुद ठिकाने लगाया। वो दोनों लड़कियां उस असल लड़ाई में शामिल नहीं थीं। अब सब कुछ इस आखिरी सवाल पर टिका है, अगर सुयांग दोषी नहीं है और सिर्फ विजानू बचा है, और अगर विजानू किसी से ऑर्डर ले रहा था तो वो शख्स अटल ही होना चाहिए। हाई प्रीस्टेस अपनी मांग दोहराती हैं। अटल को बस सच सच जवाब देना है, हाँ या ना। पीछे से पोकर अविश्वास के साथ बोल पड़ता है। वो सुयांग के मौजूदा लेवल की बात उठाता है। एक 4th क्लास एडवांसमेंट वाला बांदा विजानू जैसे 6th क्लास वॉरियर को कैसे हरा सकता है? ये बात उसे कंफ्यूज कर रही है, पर कैरोलिना बीच में ही टोक देती है। वो गुस्से में चिल्लाती है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, असली प्रॉब्लम अटल है। वो उसे सबके पीछे साजिश करने के लिए लताड़ती है। उसकी आवाज में नफरत भरी है। अटल सब कुछ से इनकार करने की कोशिश करता है। वो कहता है उसने ये नहीं किया, और तभी उसके सिर के ऊपर की गोल्डन लाइट फीकी पड़कर पूरी तरह गायब हो जाती है। भीड़ की सांसें अटक जाती हैं। वो लाइट तभी गायब होती है जब कोई झूठ बोलता है। सच आखिरकार बाहर आ गया। हाई प्रीस्टेस अपना स्टाफ फिर से उठाती हैं। उनकी आवाज शांत पर मजबूत है। वो ऐलान करती हैं कि होली लाइट प्रीस्टहुड की सेक्रेड अथॉरिटी से वो अस्थायी रूप से तांगजान को एग्जीक्यूशन सजा देने का अधिकार देती हैं। वो अपना पूरा फैसला सुनाती हैं। शिवा नेशन का अटल दोषी है। उसे 3 बार मौत की सजा सुनाई जाती है। उसके गुनाह भारी हैं और उसके झूठ माफी के लायक नहीं। उसे होली सिटी में कैद भी किया जाएगा और उसकी सजा की अवधि समय के साथ तय होगी। अटल अपने घुटनों पर गिर पड़ता है। उसकी आंखें अविश्वास से फटी रह जाती हैं। वो इसे स्वीकार नहीं कर पा रहा। उसकी सारी प्लानिंग, सारी स्कीम्स, सारे झूठ सबके सामने चकनाचूर हो गए। अब वो एक अपमानित गद्दार के सिवा कुछ नहीं है। तांगजान आगे बढ़ता है। उसका ऑरा आग की तरह दहक रहा है, गुस्से से भरा हुआ। उसकी मौजूदगी पूरे टेम्पल को जला रही है। उसके शब्द अटल पर किसी और वार की तरह लगते हैं। वो साफ कर देता है, उनमें से किसी का भी न उसका, न साकुरा नेशन या ईगल फेडरेशन की लड़कियों का इस गद्दारी से कोई लेना देना था। ये सब अटल था। ये अटल था जो अपने निशान मिटाने के लिए सुयांग को फंसाना चाहता था। ये अटल था जिसने अपनी लालच, डर और जलन की वजह से पूरे अलायंस को गलत इंसान के खिलाफ खड़ा कर दिया। अब उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। अटल पैनिक करने लगता है। उसकी आवाज कांपती है और वो खुद को डिफेंड करने की कोशिश करता है। वो चिल्लाता है कि ये बदनामी है। वो मानता है कि उसने शायद ऐसा प्लान बनाया हो, पर वो जोर देकर कहता है कि उसने कभी एबिसल डेमन्स के साथ काम नहीं किया। फिर वो एक और इल्जाम फेंकता है। वो दावा करता है कि सु यांग भी बेगुनाह नहीं है। वो एल्व्स की बात उठाता है। कहता है कि सु यांग ने कई एल्व्स को मारा, यहां तक कि एक प्रिंस को भी। उसकी आवाज और भी ऊंची और हताश हो जाती है। वो ब्लेम शिफ्ट करने की कोशिश करता है। वो कहता है कि अगर वो दोषी है तो सु यांग भी दोषी होना चाहिए। वो लॉन्ग सी की तरफ उंगली उठाता है और उस पूरे देश पर एल्फ अलायंस को रोकने का इल्जाम लगा देता है। उसके उस टेढ़े दिमाग में उनके गुनाहों उसके खुद के गुनाहों से भी कहीं ज्यादा बड़े हैं। वो उन्हें ही असली गद्दार बुलाता है, पर जैसे ही वो अपनी हद पार करता है, तांगजान उसकी बकवास बंद कर देता है। एक दहकती हुई मुट्ठी पूरी विस्फोटक ताकत के साथ अटल के शरीर पर जाकर लगती है। वो पंच सिर्फ पावरफुल नहीं था, बल्कि उससे प्योर एनर्जी की एक ऐसी बीम निकलती है जो उसे अपने साथ उड़ा ले जाती है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि अटल का पूरा शरीर राख हो गया। एक झटके में उसका नाम ओ निशान मिट गया। कुछ ही सेकंड्स बाद उसकी रूह रिसरेक्शन पॉइंट पर फिर से जुड़ने लगती है, पर इससे पहले कि वो चैन की सांस भी ले पाता, तांगजान वहां पहले से ही खड़ा था। वो उसके सिर पर किसी आने वाले तूफान की तरह मंडरा रहा था। उसकी आवाज हवा को चीरते हुए निकलती है और वो साफ कर देता है कि ये अभी खत्म नहीं हुआ है। एक और पंच पड़ता है और उसके पीछे पीछे फिर से वही एनर्जी बीम आती है। अटल दूसरी बार चकनाचूर हो जाता है। उसका शरीर और आत्मा दोनों फिर से टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। एक बार फिर अटल पैदा होता है, पर अब तांगजान की आंखों में वो आग नहीं थी, बल्कि वो एकदम ठंडी और कंट्रोल्ड हो चुकी थी। तांगजान अपनी पीठ घुमाता है और अटल को अपने आखिरी शब्द कहता है। वो उसे सीधे कालकोठरी डंजन में जाने और वहां अपने अंजाम का इंतजार करने को कहता है। अदेल अटल अब भी कड़वी बातें बोलता है। उसका घमंड तो पहले ही टूट चुका था,
पर वो अब भी ऐसा दिखावा करता है जैसे पावर उसी के हाथ में हो। लेकिन उसकी बातें अब एकदम खोखली हैं। तभी होली टेम्पल की लेडी नाइट्स आगे बढ़ती हैं, उसे चारों तरफ से घेर लेती हैं और अपनी कस्टडी में ले लेती हैं। कोई संघर्ष नहीं होता। अटल के पास अब कुछ नहीं बचा। और जैसे ही वे उसे घसीटते हुए ले जाते हैं, अटल के विचार अंधेरे में मुड़ जाते हैं। वो हर चीज पर गौर करता है। सच बाहर आ चुका है। उसके झूठ टूट चुके हैं। शिवा नेशन इस मुसीबत से बच नहीं पाएगा। उसे यकीन है कि उन पर भी अजाब आएगा। अपने दिमाग के अंदर वो अपने भाई को एक आखिरी मैसेज भेजता है, एक काला हुक्म। वो उससे कहता है कि एल्फ किंगडम में उनके प्रिंस की मौत की खबर फैला दो। वो कहता है सु यांग पर इल्जाम लगना चाहिए। वो उसे टेबल पलटने को कहता है। अगर खेल जीता नहीं जा सकता तो बोर्ड ही तोड़ दो। वो अपनी आखिरी हिदायत देता है, एबिस को ज्वाइन करो, डेमन्स के साथ खड़े हो जाओ, बदला लो। वहां से काफी दूर एक शांत घास के मैदान पर बैठा सु यांग एक जादुई प्रोजेक्शन के जरिए ये सब देख रहा है। उसके लिए शिवा नेशन की चॉइस साफ है। वे ताकत या पावर के लिए एबिस ज्वाइन नहीं कर रहे। वे डर और कमजोरी की वजह से उसकी तरफ भाग रहे हैं। ऐसी चाल कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती। ये तो बस सीधे एक जाल में चलने जैसा है। आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आया है तो उस लाइक बटन को दबा दो। अगले पार्ट के लिए नीचे कमेंट करो नेक्स्ट पार्ट। साथ ही नोटिफिकेशन बेल के साथ सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि जैसे ही चैनल पर नया वीडियो आए आपको पता चल जाए। आप मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं।